जिंदान किस्त नंबर 20। और फिर कुछ देर बाद वाकई वो लोग सो गए। वो देर तक सोते रहे, लेकिन जब आँख खुली तो इन्हें अंदाज़ा नहीं हो सका था कि ये दिन है या रात, क्योंकि कमरे में मशलें जल रही थी। एक गंजे ने इन्हें इशारा किया। वो उसके साथ कमरे और फिर गार के सामने वाले झोंपड़े से बाहर आ गए। तेज धूप चमक रही थी, जिससे एक लम्हा को इनकी आंखें खीरा हो गई। वो कुछ देर तक आंखों पर हाथ रखे खड़े रहे, फिर गंजे के साथ चल पड़े। झोंपड़ों की पिछली तरफ घूमते हुए एक चट्टान के करीब पहुंच गए, जिससे एक छोटा सा आबशार बह रहा था। 5-6 फीट की बुलंदी से बहने वाला पानी एक कुशादा और गहरे तालाब में जमा हो रहा था, और इससे आगे 2 छोटी छोटी नदियां फूट रही थी। गंजे ने तालाब की तरफ इशारा किया। इसका मतलब शायद ये था कि वो मुंह हाथ धो लें, और अगर नहाना चाहें तो नहा भी लें। वो तीनों गंजे के साथ तालाब के किनारे आ गए। तालाब के किनारे झाड़ियों की बहुतात थी। वो इन झाड़ियों में से गुजरते हुए जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचे, बुरी तरह चौंक गए। बाप रे! काबूस के मुंह से बेख्तियार निकला। इसने फौरन आंखें बंद कर ली। नदीम और मोहसिन ने घबराकर जल्दी से मुंह फेर लिए थे। कबीले की 4 गंजी औरतें तालाब में नहा रही थीं। इनके जिस्मों पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस पर इन्हें हैरत भी हुई थी। एक तरफ तो औरत का इतना एहतराम, किसी छेड़ने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता था, और दूसरी तरफ ये हालत। लेकिन फिर नदीम के ज़हन में ये ख्याल आया कि चीते की खालें शायद सतर पोशी के लिए नहीं, मौसमी असरार से बचने के लिए उड़ी जाती थी, और यहाँ शायद बरहंगी को मायूब नहीं समझा जाता था। वो तीनों आंखें बंद करके तालाब के किनारे बैठ गए और मुंह पर पानी के छिपाके मारने लगे। दफतन काबूस के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो गड़ाप से पानी में जा गिरा। इसकी चीख और औरतों के कहकों की आवाज़ें सुनकर नदीम और मोहसिन ने आंखें खोल दी। इसके साथ ही इनके औसान खता हो गए। 2 गंजी औरतें काबूस को तालाब की गहराई में खींच रही थी। वो इस तरह कहके लगा रही थी जैसे कोई दिलचस्प खेल खेल रही हो। काबूस अपने आप को छुड़ाकर किनारे की तरफ लपका। नदीम और मोहसिन इसका हाथ पकड़कर बड़ी फुर्ती से इसे तालाब से बाहर निकाल लिया, और वो तीनों बदहवास होकर झोंपड़ी की तरफ दौड़े। औरतों के कहके इनका पीछा कर रहे थे, और इनके साथ आने वाला गंजा भी कहके लगा रहा था। कमबख्त! काबूस एक जगह रुकते हुए बोला। वक्त से पहले ही मरवा देना चाहती थी। नदीम और मोहसिन ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया था। काबूस के कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था। एक गंजा इसे एक झोंपड़े में ले गया। इसने 2 खालें इसकी तरफ फेंक दी और फिर झोंपड़े से बाहर निकल गया। फिर इन तीनों को खाने के लिए दिया गया, और गंजे अपने कैदी पांडे को लेकर बस्ती से बाहर जाने लगे। नदीम वगैरह और सरदार भी इनके साथ था। काबूस ने पांडे को बता दिया था कि इसे भूखे चीतों के सामने डालने के लिए ले जाया जा रहा है, और पांडे कभी चीख कर और कभी रो रो कर इनसे रहम की भीख मांग रहा था कि इसे बचा लिया जाए, मगर किसी पर इसकी चीखों पुकार का असर नहीं हुआ, और गंजे मुहाफिज इसे घसीट कर चलते रहे। वो बस्ती की पिछली तरफ पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। तकरीबन 1 मील का फासला करने के बाद वो रुक गए। यहाँ किसी आतिशफशां की तरह एक बहुत बड़ा दहाना था, जिसके अंदर की तरफ दीवारें तकरीबन 65 दर्जे का जाविया बनाती हुई गहराई में चली गई थी, और उस कुएं के अंदर से चीतों के धाड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गंजे मुहाफिज पांडे को लेकर किनारे पर खड़े हो गए। पांडे बुरी तरह मचल रहा था। सरदार के इशारे पर पांडे के हाथ में एक नेजा दे दिया गया, और इसके साथ ही पांडे को अमूदी ढलान पर धकेल दिया गया। इसके बाद वो लोग वहां नहीं रुके। तेज तेज कदम उठाते वापस आ गए। 5-6 गंजे ऊंची आवाज में कोई राह कलापते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। दोपहर को वो गंजे भी वापस आ गए जो रात को गार की तरफ गए थे। वो गार में रखी हुई सारी खालें उठा लाए थे, जो उन्होंने सरदार के झोंपड़े के सामने ढेर कर दी। सरदार ने काबूस को बताया कि कबीले के बाज आदमियों ने ये खालें चोरी करके उस गार में छुपा रखी थी, जिनका महज इत्तेफाक से इनके जरिए पता चल गया था। सरदार के कहने के मुताबिक चोरी भी गद्दारी के मुतरादिफ थी, और उसकी सजा भी मौत है। इस तरह शाम से पहले पहले पिंजरों में बंद इन 6 गंजों को भी भूखे चीतों के कुएं में फेंक दिया गया, और जश्न की तैयारियां की जाने लगी। चौक से पिंजरे हटाकर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन कर दिया गया था। एक जगह बहुत बड़ा चबूतरा सा बनाकर इस पे खालें बिछा दी गई थी। कबीले की तमाम औरतें और मर्द जमा थे। गंजों का ये इज्तिमा बड़ा अजीब लग रहा था। अलाव और रोशोलों की रोशनी में इनके सर चमक रहे थे। सरदार के साथ इसकी मलका और मचीकों को देखकर वो तीनों उछल पड़े। इसे नहला धुलाकर तैयार किया गया था। सलीके से बने हुए बाल और चीते की खाल की लिबास में वाकई बेहद हसीन लग रही थी। चबूतरे पर सरदार के एक तरफ मलका और दूसरी तरफ मचीको बैठी हुई थी। नदीम साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि मलका के चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। जश्न आधी रात के बाद ख़त्म हो गया। नदीम वगैरह को अब एक अलग झोंपड़ा दे दिया गया था, और आज इनके झोंपड़े पर भी पहरा नहीं लगाया गया था। वो कुछ देर तक मचीकों के बारे में बातें करते रहे, फिर सो गए। वो पता नहीं रात का कौन सा वक्त था कि अपने कंधे पर हल्का सा बोझ महसूस करके नदीम की आंख खुल गई। झोंपड़े में एक छोटी सी मशल जल रही थी। इसकी मध्यम रोशनी में सरदार की मलका को अपने सामने देखकर नदीम एकदम उठ बैठा। मलका ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया,
और उसका हाथ पकड़कर बड़ी खामोशी से इसे झोंपड़े से बाहर ले आई। नदीम का चेहरा धुआं हो रहा था और दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। इसने मलका के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की और सहरज़दा से अंदाज में इसके साथ चलता रहा। वो बस्ती से निकलकर छोटी छोटी चट्टानों में घूमते हुए चलने लगे। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद वो एक जगह रुक गए। इनके सामने एक छोटी नदी बह रही थी। पत्थरों पर उछलते हुए पानी का शोर खामोश फिजा में एक हल्का सा इर्ताश पैदा कर रहा था। नदी के किनारे पर पहुंचकर मलका ने इसका हाथ छोड़ दिया और इसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी एक पत्थर पर बैठ गई। इसका इशारा पाकर नदीम भी इससे कदरे हटकर एक पत्थर पर बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। फिर मलका ने कुछ कहा। नदीम का दिमाग भग से उड़ गया। ये वो जुबान नहीं थी जो कबीले वाले बोलते थे। मलका ने इसे मुखातिब करते हुए जो जुबान इस्तेमाल की थी, इसका ताल्लुक न सिर्फ मुहज़्ज़ब दुनिया से था बल्कि इसमें अंग्रेज़ी के एक दो अल्फाज भी शामिल थे। मलका, तुमने जिस जुबान में बात की है इसका ताल्लुक अगरचे मुहज़्ज़ब दुनिया से है। मैं ये जुबान तो नहीं समझता, लेकिन इसमें शामिल अंग्रेज़ी के एक दो अल्फाज से ये अंदाज़ा होता है कि अगर पूरी तरह नहीं तो टूटी फूटी अंग्रेज़ी तुम समझ सकती हो। नदीम ने अंग्रेज़ी में कहा। मैं अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी तरह बोल और समझ सकती हूँ, मलका ने जवाब दिया। क्या? नदीम उछल पड़ा। मैं फ़रांसीसी हूँ, मलका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नदीम ने अपने रान पर चुटकी भरी, उंगली को दांतों के नीचे दबाकर काटा। इसे तकलीफ हुई थी, जिसका मतलब था कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा था, एक नाकाबिले यकीन हकीकत का सामना कर रहा था। 3 सदियों से इस वीराने में आबाद गंजों के इस कबीला की मलका एक फ्रांसीसी औरत, नाकाबिले यकीनी तो थी बात। मेरा नाम वेलोरा है, मलका ने कहा। लेकिन तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? ये छोटी सी बस्ती तो दुनिया वालों की निगाहों से इस तरह पोशीदा है जैसे किसी दूसरे सियारे पर वाक़ हो। यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, नदीम ने कहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि एक फ्रांसीसी औरत इन खूंखार किस्म के गंजों की मलका कैसे बन सकती है। क्या तुम इस सिलसिले में कुछ बताना पसंद करोगी? लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये जगह हमारे लिए महफूज है? अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे भी भूखे चीतों के सामने फेंक दिया जाएगा। मुतमईन रहो, यहाँ तुम्हें कोई ख़तरा नहीं, मलका वेलोरा ने कहा। अगर कबीले के किसी आदमी ने हम दोनों को इकट्ठे देख भी लिया तो सरदार को इसकी इत्तला नहीं देगा, क्योंकि कबीले के कानून के मुताबिक सरदार और मलका पर कोई इल्ज़ाम आयद करना भी काबिल गर्दन जनी जुर्म है और अपनी खुशी से कोई मरना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर सरदार को तुम्हारी अदम मौजूदगी से कोई शुबा हो गया तो, नदीम बोला। इसकी तुम फिक्र मत करो, मलका वेलोरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जश्न के इख्तिताम से थोड़ी देर पहले मैंने इसे जो मशरूब पिलाया था, इसमें एक नशावर बूटी का रस मिला हुआ था। अब वो सूर्य निकलने से पहले बेदार नहीं हो सकेगा। ये वीराना बड़ी अजीबोगरीब जगह है। इन पहाड़ों में चीतों की बहुतात है, जिन्हें इस कबीले के लोग महज भालों और नेज़ों से शिकार करते हैं। इन चीतों की खालें खरीदने के लिए साल में सिर्फ एक मरतबा ताजरों की एक पार्टी आती है, और वो भी। लेकिन क्या तुम ये सब कुछ बताने के लिए मुझे यहाँ लाई हो? नदीम ने इसकी बात काटी। नहीं, मलका वेलोरा ने जवाब दिया। मैं नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके यहाँ से निकल जाओ। सरदार को वो लड़की पसंद आ गई है। अगर सरदार ने इसे शादी करने का फैसला कर लिया तो वो भी मेरी तरह ज़िंदगी भर यहाँ से निकल नहीं सकेगी। हम तो कई हफ्तों से इन पहाड़ों में भटक रहे हैं। हमारे कई साथी मौत का शिकार हो चुके हैं, लेकिन हमें किसी बस्ती तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक ये बस्ती भी मिली तो अजीबोगरीब इंसानों की, नदीम ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। लेकिन तुम यहाँ तक कैसे आ गई? ये एक लंबी दास्तान है, मलका वेलोरा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। यह आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। मैं अपने मुल्क के कोपेमाओं की एक टीम के साथ नांगा पर्वत की चोटी सर करने आई थी, लेकिन हमने ये ख़तरनाक चोटी सर करने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया था। वो ऐसा मौसम था जब तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलते हैं। हमें बहुत से मुकामी लोगों ने मना भी किया था कि ये मौसम चोटी सर करने के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन हमारी पार्टी का लीडर भी ज़िद्दी आदमी था। लोगों के मना करने और टीम के 1-2 मेंबरों की मुखालफत के बावजूद इसने अपनी मुहिम जारी रखने का फैसला कर लिया। हमें मुकामी मजदूर भी डबल उजरत पर बड़ी मुश्किल से मिले थे। बहरहाल हम चोटी सर करने के लिए रवाना हो गए। बेस कैंप से रवानगी के दूसरे दिन हम हवा के तेज झकड़ों की जद में आ गए। टीम के बाज़ मेंबरों ने मुहिम तर्क करने का मशवरा दिया, लेकिन पार्टी लीडर अपनी जिद पर कायम रहा। टीम के 2 आदमी वापस लौट गए और हम मुश्किलात का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहे। तीसरे दिन हमें बर्फानी तूफान ने घेर लिया। ये तूफान सुबह सवेरे शुरू हुआ था और दोपहर तक जारी रहा। जब बर्फ़ के इस तूफान में किसी हद तक कमी आई तो इंकशाफ हुआ कि टीम का एक रुकन गायब है। वो या तो बर्फ़ में दब गया था या तूफ़ानी हवा इसे उड़ाकर कहीं ले गई थी। मेंबरों के मजबूर करने पर पार्टी लीडर ने मुहिम तर्क करके वापसी का फैसला कर लिया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बाद हवा में फिर तेज़ी आ गई और बिलाखिर तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर गई। हमारे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ उड़ रही थी।
मैं और मेरे एक साथी एलन अपनी टीम के मेंबरों से बिछड़ गए और फिर रास्ता भटक गए। मैं भी तुम्हारी तरह एलन के साथ कई हफ्तों तक बर्फ के इस झरनों में भटकती रही। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि हम जिंदा कैसे रहे, लेकिन बिलाखिर एक रोज़ मौत ने एलन को भी मुझसे छीन लिया। वो एक तंग से रास्ते से गुजरते हुए एक गहरे खड्ड में जा गिरा था। मैं अकेली रह गई। मैंने भी सोचा कि किसी गहरी खड्ड में छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूँ। उस रोज़ मैं चलते चलते लड़खड़ाकर गिर गई थी और एक ढलान पर दूर तक लुढ़कती चली गई। मैं बेहोश हो गई थी। होश आने पर मैंने अपने आप को गंजों की इस बस्ती में पाया। मैं जिंदा तो बच गई, लेकिन इनकी कैदी बनकर रह गई। सरदार मुझ पर रेशा खत्म ही हो गया। वो हालांकि पहले ही शादीशुदा था, लेकिन इसने मुझसे शादी कर ली और अपनी पहली बीवी का सर मुड़वा दिया, जिसका मतलब था कि अब इस औरत से सरदार का कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। एक दो मरतबा सरदार ने मुझे अपने साथ करीबी बस्ती में ले जा चुका है, जो यहाँ से कम अज़ कम 3 दिन का फासला पर है, लेकिन इस बस्ती में मुझे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। मैं अपनी किस्मत का लिखा समझकर यहाँ वक्त गुजार रही हूँ, और अब तुम्हारे साथ आने वाली भी लड़की सरदार को पसंद आ गई है। अगर सरदार ने इससे शादी का फैसला कर लिया तो तुम लोग भी ज़िंदगी भर यहाँ से निकल नहीं सकोगे। ऐन मुमकिन है तुम लोगों को भी किसी न किसी जुर्म में भूखे चीतों के सामने डालकर तुम लोगों से निजात हासिल कर ली जाए। ओह, नदीम इसके खामोश होने पर बोला, लेकिन क्या तुम यहाँ से निकलना ना चाहोगी? अपनों के पास नहीं जाना चाहती? अपने मुझे याद तो बहुत आते हैं, विलोरा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं यहाँ से निकल ना सकूंगी। 8 साल में पहला मौका है मुझे मुहज़्ज़ब दुनिया से आने वाले किसी इंसान से बात करने का मौका मिला है। जो लोग साल में एक मरतबा एशिया खुद व नोश देने और चीतों की खाले लेने के लिए आते हैं, मुझे तो इनसे भी बात करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि मुझे इनसे दूरी रखा जाता है। सरदार कई महीनों बाद चंद रोज़ के जब कबीले से बाहर जाता है तो इसके दम मौजूदगी में मेरी कड़ी निगरानी की जाती है। औरतें मुझे हर वक्त घेरे में रहती हैं और मर्द मुझे बस्ती की हदूद से बाहर निकलने नहीं देते। हालांकि सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाया जा सकता। और सरदार की मौजूदगी में नदीम ने सवाली निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसकी मौजूदगी में मुझे हर तरह की मुकम्मल आज़ादी होती है, वेलोरा ने जवाब दिया। कोई रोक टोक नहीं होती। अलबत्ता सरदार हर वक्त मुझे अपने करीब रखता है, और अगर मैं बस्ती में घूमना चाहूँ या इधर उधर जाना चाहूँ तो मुझ पर कोई पाबंदी नहीं होती। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? नदीम ने पूछा। मेरी कोई औलाद नहीं है, वेलोरा ने जवाब दिया। हैरत है, तुम्हारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और कोई औलाद नहीं हुई? नदीम ने कहते हुए अजीब सी निगाहों से इसकी तरफ देखा। यहाँ पहुँचने से पहले मैं कई हफ्तों तक वीरानों में भटकती रही हूँ, 20 मरतबा गिरी हूँ, घाटियों और ढलानों पर लुढ़कती रही हूँ। मुमकिन है इस तरह कोई अंदरूनी चोट लगने से मुझ में ही कोई खराबी पैदा हो गई हो। अच्छा हुआ कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं, वरना मुझे दुख होता। मेरी औलाद भी इन गंजे बच्चों की तरह वहशी होती। वेलोरा चंद लम्हों को खामोश रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, बड़े सफाक लोग हैं ये, और इनकी रस्में और कवानीन बड़े अजीब व गरीब हैं। औरतों का ये बेहद एहतराम करते हैं। किसी औरत के साथ ज्यादती करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन औरतें अपनी मर्जी से मर्दों के साथ जैसा चाहे सलूक करें, इन्हें कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसों मौक़ों पर इनकी हौसला अफजाई की जाती है। इनकी शादी की रस्म भी बड़ी अजीबोगरीब होती है। कोई नौजवान उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो कम अज़ कम 5 चीतों को हलाक करके इनकी खाले सरदार के पास जमा न करवा चुका हो। इस कबीला में इज्तिमाई शादियों का रिवाज है। साल में एक मरतबा चांद की 14वीं शब शादी के ख्वाहिशमंद लड़कों और लड़कियों को जमा कर लिया जाता है। उस रात बड़ा ज़बरदस्त जश्न मनाया जाता है। हर लड़की को बारी बारी इस तरह सामने एक चबूतरे पर लाया जाता है जैसे इसे नीलाम किया जा रहा हो, और फिर इन नौजवानों को आगे आने की दावत दी जाती है जिस लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद हो। लड़की अगर ज़्यादा खूबसूरत हो तो नौजवानों की तादाद भी ज़्यादा होती है। फिर इन नौजवानों में कुश्ती का मुकाबला होता है। हर मुकाबले के 2-3 मिनट का वक्त दिया जाता है और किसी की हार जीत का फैसला सरदार करता है, जिसे बिला चूंचरा तस्लीम कर लिया जाता है। हर लड़की के लिए कई कई मुकाबले होते हैं, लेकिन फाइनल मुकाबला दोनों में से एक नौजवान की हलाकत पर ही ख़त्म होता है। मर जाने वाले की लाश उठाकर भूखे चीतों के सामने फेंक दी जाती है और जिंदा बच जाने वाला नौजवान उस लड़की का हकदार ठहरता है। शादी की इज्तिमाई रस्म के मौका पर मैंने एक रात में कई नौजवानों को मरते देखा है। इनकी दूसरी रस्में भी बड़ी खौफनाक हैं। अगर कोई मर्द दूसरी शादी करना चाहे तो इसे पहली बीवी से दस्तबरदार होना पड़ता है। ये कानून सरदार पर भी लागू होता है। सरदारी मुरूसी है या किसी और तरीके से इसका इंतखाब किया जाता है? नदीम ने पूछा। कोई भी शख्स जिसे अपनी बहादुरी पर नाज हो सरदार को चैलेंज कर सकता है। मुकाबले में हार जाने की सूरत में सरदार को ना सिर्फ सरदारी छोड़नी पड़ती है, बल्कि जीतने वाले के हक में इसे अपनी बीवी से भी दस्तबरदार होना पड़ता है। ये सरदार जिसका नाम हसपोला है, पहले सरदार को शिकस्त देकर इस कबीले का सरदार बना था।
ये बहुत जालिम और शक्तिउल कलब आदमी है। मामूली मामूली जराइम पर कबीला के लोगों को भूखे चीतों के आगे डाल देना इसके लिए मामूली बात है। इस तरह ये कबीला की आबादी को भी कंट्रोल में रखे हुए है। आबादी को कंट्रोल में रखने का अजीब तरीका है। नदीम ने कहा, क्या तुम्हें ये खौफ नहीं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हें भूखे चीतों के सामने डाल दिया जाएगा? क्या पता मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने तक जिंदा भी रहती हुई नहीं। बिला वजह मौत के खौफ को ज़हन पर मुसल्लत कर लेने से ज़िंदगी और भी अजाब बन जाएगी। हाँ, अलबत्ता एक बात का खदशा रहता है कि अगर मैं सरदार की नज़रों से गिर गई तो मुझे छोड़ देगा और फिर मुझे भी गंजा कर दिया जाएगा और बाकी ज़िंदगी कबीले की आम औरतों की तरह गुजारनी पड़ेगी। वेलोरा ने जवाब दिया, और शायद इसलिए तुम मुझे मशवरा दे रही हो कि मिचीको को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ। नदीम ने कहा, हाँ, कोई भी औरत अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। वेलोरा ने जवाब दिया, और फिर ये भी जानती हूँ कि अगर सरदार ने इस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया तो तुम लोग या तो ज़िंदगी भर यहीं रुके रहोगे या तुम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? नदीम ने कहा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वेलोरा ने जवाब दिया। वो कैसे? नदीम ने पूछा। इससे पहले कि वेलोरा कोई जवाब देती, आहट सुनकर वो दोनों चौंक गए। छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ थी और फिर लगा जैसे कोई बड़ी तेज़ी से भागकर इनकी तरफ आया हो। वेलोरा ने घूमकर पीछे देखा। तारीकी में एक इंसानी साया बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ लपक रहा था। इसके हाथ में नेज़ा था। वेलोरा ने नदीम को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और खुद भी बड़ी फुर्ती से दूसरी तरफ लुढ़क गई। हमलावर साया अपनी झोंक में पानी की नदी में मुंह के बल जा गिरा। पकड़ो इसे! वेलोरा के मुंह से हल्की सी चीख निकली। ये सरदार हस्पोला का खास आदमी है। अगर ये जिंदा बच गया तो हम दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और तुम्हारे साथियों को भी जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। एक लम्हा को नदीम कुछ भी नहीं समझ सका, लेकिन जब इसके हवास बहाल हुए तो नदी में गिरने वाला गंजा हमलावर संभल चुका था और नेज़ा ताने नदीम पर हमले के परतोल रहा था। वो नदी में खड़ा था। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसकी पिंडों तक आ रहा था। पानी की तह में चिकने पत्थर थे और शायद पत्थरों पर इसका पैर नहीं जम रहे थे, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा था। और फिर अचानक ही इसने नदीम पर हमला कर दिया। नदीम बड़ी फुर्ती से दाएं तरफ हटा। नेज़ा इसके पहलू के करीब से गुजर गया। नदीम ने बड़ी फुर्ती से नेज़े को डंडे से पकड़कर जोरदार झटका दिया। गंजा हमलावर एक बार फिर मुंह के बल पानी में गिरा। इसका सर किसी पत्थर पर लगा, जिससे इसकी पिशानी की खाल पट गई और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। इसके जिस्म का बलाई हिस्सा नदी के किनारे पर था, टांगे पानी में। नदीम ने इस पर छलांग लगा दी, मगर गंजा बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। नदीम सीने के बल गिरा और इससे पहले कि वो समझ सकता, गंजा बड़ी फुर्ती से इसके ऊपर सवार हो गया और इसके साथ ही इसने अपना दायां बाजू नदीम की गर्दन में लपेट लिया। नदीम का दम घुटने लगा। इसके गले पर हमलावर का दबाव बढ़ता जा रहा था। नदीम का सांस रुकने लगा। इसने दोनों हाथ गंजे के बाजू पर जमा दिए और गले पर दबाव कम करने के लिए इसके बाजू को पीछे हटाने की कोशिश करने लगा। गंजा हमलावर बेपना ताकतवर था। नदीम के गले पर इसके बाजू का दबाव बढ़ता जा रहा था। नदीम को महसूस हो रहा था कि मजीद चंद सेकंड दबाव इस तरह बरकरार रहा तो इसका सांस घुट जाएगा। इसने आखिरी कोशिश की और घुटनों पर दबाव डालकर उठने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही इस पर सवार हमलावर भी ऊपर उठता चला गया। नदीम ने एक और कोशिश की और कलाबाजी खा गया। इस तरह गर्दन की हड्डी टूटने का खतरा था, मगर नदीम की कोशिश कामयाब रही और हमलावर इसके ऊपर से कलाबाजी खाते पुश्त के बल गिरा। नदीम एक हाथ से गला सहलाने लगा। हमलावर ने संभल कर छलांग लगाई, लेकिन नदीम ने टांग चला दी। इसकी ठोकर हमलावर की खोपड़ी पर लगी। वो कराहता हुआ गिरा। नदीम भी फौरन ही संभल गया। इस मरतबा इसने गंजे को संभलने का मौका नहीं दिया। वो पहले से ठोकरें रसीद करता रहा। फिर इसके सीने पर सवार होकर इसका गला दबोच लिया। इसने दोनों अंगूठों से गंजे का नरखरा दबा रखा था। नदीम पर दरिंदगी सी तारी हो रही थी। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी, गंजे हमलावर का जिंदा बच जाना इन सब की मौत का बाइस बन सकता था। गंजा हमलावर अगरचे चीते से भी ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर था, मगर नदीम पर भी जुनून तारी हो चुका था। हमलावर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गया था। नदीम ने एक जोरदार झटका दिया। गंजा किनारे के पत्थरों पर फिसलता हुआ नदी में पहुंच गया। इसके पैर नदी के किनारे पर थे और सांप पानी में डूब गया। वो बुरी तरह मचल रहा था, मगर नदीम ने इसके गले पर गिरफ्त ढीली नहीं की और इसके नरखरे से अंगूठे उस वक्त तक नहीं हटाए जब तक वो बिल्कुल बेहिस हरकत नहीं हो गया। नरखरे से अंगूठे हटाते ही इसकी पेट में रुकी हवा खारिज हुई और पानी में बुलबुले उठने लगे। नदीम ने कुछ देर इसका सर पानी में डुबोए रखा और फिर उठ खड़ा हुआ। नदीम का सांस बुरी तरह फूल गया था। वो चंद कदम दूर खड़ी विलोरा की तरफ देखते अपने बेरब्त तनफुस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। विलोरा दौड़ती हुई इसके करीब पहुंच गई। चंद लम्हे इसकी तरफ देखती रही, फिर वालिहाना अंदाज में इससे लिपट गई।